नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी सबसे पहले तो जो अभी रिसेंटली हमारे चैनल में हुआ, जो 124 वीडियो डिलीट हो गए थे और उसके रिलेटेड मैंने लास्ट संडे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया था। उसमें आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सारे आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए जिसको पढ़ के थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया था। तो थैंक यू आप सब लोगों को। बहुत लोगों ने हमारे ऑफिस में फ़ोन भी किया और यार ये तो मैं बोलता हूँ, मतलब मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि आप लोगों का और मेरा एक रिलेशन अलग ही है और आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मुझे अभी भी मिल रहा है। तो खैर अभी वो सारी चीज़ों पे कोई भी क्लियरिटी आई नहीं है, बट हमारे चैनल का जो मेन इंटेंशन है सिखाना और सीखना। मैं सीखना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी हमारे जो पॉडकास्ट आते हैं, जो मार्केट और मैं सीरीज़ के एपिसोड्स होते हैं, उसमें मैं भी सीखते रहता हूँ और जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश भी करते रहता हूँ। तो वो हमारा कंटिन्यू रहेगा और आप सब लोगों को फिर से एक बार थैंक यू। आप लोगों ही मतलब मेरी स्ट्रेंथ हो और कभी कुछ हो जाएगा तो ज़रूर आप लोग हमेशा मेरा साथ दोगे, उसका मुझे भरोसा है। और दूसरी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पता नहीं इसको मैं किस तरीके से आप लोगों को बोलूँ। ये मेरी फीलिंग मुझे समझ में ही नहीं आ रही है कि मैं अच्छा बोलूँ या मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे चैनल पे हमारी जो फैमिली है वो 3 लाख सब्सक्राइबर की हो गई है। तो एक तरीके से तो ये गुड न्यूज़ है, बट ये गुड न्यूज़ हमारे चैनल पे एक गलत टाइम पे आई है। तो मैं उसे मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं उसे अच्छा मानूँ या बुरा मानूँ। खैर ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आगे भी अच्छे के लिए होगा। वैसे पॉजिटिवली सोच के हम हमारा चैनल आगे करेंगे। तो देखो, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, मेरा मेथड क्या है। और वो बहुत सिंपल मेथड है। ये मेथड को है ना मैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेथड बोलता हूँ। अभी वो क्यों बोलता हूँ आप लोगों को आगे समझाता हूँ। देखो, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है प्राइस मेरे लिए भगवान है और वॉल्यूम मेरे लिए पुजारी है, राइट। और ख़ास करके जब ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है ना, वो टाइम पे हमारा राइट सेक्टर, राइट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस वजह से क्या होता है ना, जब मार्केट ख़राब होता है तो सारे शेयर गिरते हैं, बट अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट किया है तो उसके गिरने के चांसेस कम होते हैं, पर जब मार्केट बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस भी उसका ज़्यादा आता है। तो वो हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, तो मैं अभी के मार्केट सिनारियो में आप लोगों के साथ लाइव एग्जांपल दिखा के बताऊंगा। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी मैं आप लोगों को जो मेरी चीज़ सिखाने वाला हूँ या जो बताने वाला हूँ ना, वो मेरी एक मेथड है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टर्स कंपैरिजन करूंगा और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश मेथड क्या है। बट ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को मेरा एक मेथड बताने का तरीका है कि ये मेरा मेथड है। अगर इसमें आप कुछ और अच्छी तरीके से ऐड ऑन कर सको तो ऐड ऑन करके अपनी तरफ से भी करना। इसको कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मत लेना, एज अ लर्निंग चीज़ ही लेना, बिकॉज मेरा इंटेंशन वही है। ओके, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ब्रह्मा इसमें मानता हूँ हमारे इंडेक्स को, जैसे हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। बिकॉज अगर ये ठीक रहता है, इसका सेंटीमेंट बहुत अच्छा रहता है ना, तो बुरी चीज़ भी अच्छी चल लेती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद आता है हमारा विष्णु। तो विष्णु मैं मानता हूँ हमारे सारे सेक्टर्स को, क्योंकि अगर मार्केट अच्छा है, सेक्टर्स अच्छा है, तो लास्ट में जो हमारा महेश है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट अच्छा होता है तो आपको सेक्टर अच्छा ढूंढना है और वो सेक्टर के अंदर का आपको स्टॉक ढूंढना है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा वो स्टॉक के अंदर से, क्योंकि आपने क्या किया है ना, टॉप टू डाउन अप्रोच किया है। आपने क्या किया, पहले मार्केट को देखा, फिर सेक्टर को देखा और फिर उसके अंदर स्टॉक्स को देखा। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका जो स्टॉक राइट होने का, मतलब आपका जो व्यू राइट होने का चांस है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर अप्रोच वे में एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो अभी मैं वो मेथड को कैसे करता हूँ और अभी के सिचुएशन में कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, वो हम लोग अभी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है एंड दिस इज़ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट।
अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि अभी जहाँ पे निफ्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लास्ट मंथ में निफ्टी ने एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया था आफ्टर अ डोजी, विच इज़ नॉट एन एक्चुअली गुड साइन। और वो डोजी का जो लो था वो था 24,750। अभी आप यहाँ पे वीकली में देख सकते हो कि वो लो एक तरीके से स्विंग लो बनता था। और आप यहाँ पे देखो मंथली टाइम फ्रेम में भी, मैं वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकडाउन हुआ है बड़े रेड कैंडल के साथ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और वीकली टाइम फ्रेम में भी जो 24,750 लेवल ब्रेक हुआ है वो भी बहुत बड़े रेड कैंडल के साथ हुआ है। और अभी 24,750 के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल था वो लेवल था 23,883, और उसके पास लास्ट वीक मार्केट आया, वापस से डोजी बनाया, और अभी जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 12 नवंबर को, मार्केट फिर से वहाँ पे आके खड़ा रह गया है। तो नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो देर इज़ अ हाई चांसेस कि मार्केट और नीचे जाएगा। अब नीचे कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे उसको सपोर्ट है, जो पहले उसका रेजिस्टेंस था वहाँ तक। तो अभी ये देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल निफ्टी की कंडीशन ठीक नहीं है, निफ्टी एक अच्छे सेंस में नहीं है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी में जाते हैं, पहले एक बार निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वहाँ पे आने के बाद दो ग्रीन कैंडल तो बने थे, बट ये जो रेजिस्टेंस था, मतलब 24,750 के पास पहुँचने से पहले भी एक छोटा रेजिस्टेंस था, वहाँ से मार्केट में फिर से सेल ऑफ आया है। और सेल ऑफ ज़्यादा है या कम है वो हम लोगों को कैंडल देख के सिंपली समझ में आता है, क्योंकि कैंडल की जो साइज़ होती है और जो कैंडल का पूरा बॉडी होता है, अगर वो ऐसे रेड है तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। तो एक तरीके से हमारे लिए फ़िलहाल निफ्टी का ठीक नहीं होना वैसा चार्ट को देख के लग रहा है। अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें तो देखो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, अगर मैं निफ्टी का आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊँ ना, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी सी ऐसे लिख रही है कि ये नेगेटिव नहीं है, ये साइडवेज टू नेगेटिव है, मतलब ये एक तरीके से साइडवेज में जा रही है। और बैंक निफ्टी के जो साइडवेज लेवल है वो क्या है, उसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 53,357, और बॉटम का जो उसका सपोर्ट है वो है 49,659। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, बहुत टाइम से बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन है जो अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, और बहुत लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड में चल रहा है। पर अगर बैंक निफ्टी भी 49,659 लेवल को ब्रेक कर देगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। वैसे आज भी अगर आप देख सकते हो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और फिलहाल बैंक निफ्टी एक पूरे बड़े जोन के बीच में फंसा हुआ है। सो द पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो हमारा ब्रह्मा है, जिसे हमारे एनालिसिस में सबसे टॉप पे रखता हूँ, उसकी कंडीशन या उसका सेंटिमेंट अभी अच्छा नहीं है। बट क्या हम आगे का एनालिसिस करना बंद कर दे? क्या हमारा जो मेजर इंडेक्स है अगर वो ख़राब है तो दूसरे इंडेक्स में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। देखो, ऐसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि कहीं ना कहीं पे बेरिश मार्केट में भी किसी एक जगह पे कोई ना कोई सेक्टर बुलिश होता है, बस ये आपको ढूंढने आना चाहिए कि वो कौन सा सेक्टर है। तो अभी हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, मैं आप लोगों को उसकी मेथड बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं आप लोगों को ये बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो मेरा कॉन्सेप्ट है फ्रेश और स्ट्रॉन्ग, अभी आप अगर मेरे वीडियो पहले से देखते हो तो आप लोगों को पता होगा मैं फ्रेश किसे बोलता हूँ। समझो अगर ये स्टॉक है या ये इंडेक्स है, अगर वो अभी कोई नया ब्रेकआउट कर रहा है और वो जस्ट अभी ब्रेकआउट करके अपने ब्रेकआउट के आसपास ही है, तो मैं उसे फ्रेश स्टॉक या फ्रेश सेक्टर भी बोलता हूँ। पर अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ऊपर आ गया है, बहुत बड़ी रैली ले चुका है और अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ। क्योंकि ये फ्रेश और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंशिएट है? फ्रेश में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी जो होने वाली है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो कभी ना कभी, मतलब पास्ट में कभी ना कभी उन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, अच्छे लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, अभी वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि भाई वो एक सेक्टर स्ट्रॉन्ग था पर अभी वीक हो रहा है, राइट? तो ये तीन चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है जब भी आप सेक्टर एनालिसिस करते हो तभी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने ट्रेडिंग व्यू में सारा मेरा सेक्टर, जितने भी लिस्टेड सेक्टर है उसको डाल दिया है। तो अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा। तो देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी 100 का जो फ्रेश, जिसे हम लोग फ्रेश ब्रेकआउट बोलते हैं, वो था 18,800 या 18,900 के आसपास। उसके बाद ये इंडेक्स इतना ऊपर गया
और अभी किसी भी कंडीशन में ये ना स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना फ्रेश लग रहा है। तो ये वो सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग से अभी वीक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा नहीं ज़रा भी अपॉर्चुनिटी। निफ्टी 200 में भी सेम कंडीशन है, निफ्टी 500 भी सेम हो रहा है। अभी ये देखने से हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो ये सेक्टर में हमें कोई आगे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी निफ्टी ऑटो देखो, अभी ये आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल लगेगा। निफ्टी ऑटो के बारे में मैंने अपने वीडियो में, मतलब शायद वो वीडियो डिलीट हो गया या नहीं होगा पता नहीं, बहुत सारे वीडियो डिलीट हुए हैं। आप देखो यहाँ पे जून 2022 या जुलाई 2022 में मैंने आप लोगों के साथ इसका एनालिसिस शेयर किया था और इसने ऑटो इंडेक्स ने तभी ब्रेकआउट दिया था 12,100 पे। उसके बाद ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 28,000 पहुँच गया, विच वॉज मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, इसने बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया। बट अभी देखो, क्या आप ये सेक्टर को फ्रेश बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका फ्रेश ब्रेकआउट तो 12,100 पे हुआ था। क्या आप ये सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बोलोगे? मैं इसको स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसने अपने रीसेंट स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये वो सेक्टर है जो बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग था और एक टाइम पे फ्रेश भी था, बट अभी ये स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा है। तो राइट, अभी हमारे लिए ये बहुत क्लियर चीज़ है कि ऑटो इंडेक्स भी हमारे लिए कोई काम का फ़िलहाल नहीं है। एक टाइम पे था, अभी नहीं है, तो मैं अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ढूंढूंगा नहीं। कमोडिटी इंडेक्स ये भी मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये भी मतलब मुझे वीक ही लग रहा है। इंडियन कंजम्पशन, ये भी इंडेक्स मुझे फ़िलहाल वीक ही लग रहा है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे करेक्शन आए हैं, तो यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एनर्जी इंडेक्स, ये भी देखो, इसने जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 29,300 पे किया था, उसके बाद ये ऊपर था, स्ट्रॉन्ग था, बट ये स्ट्रॉन्ग से अभी वीक हो गया है। फाइनेंस अगेन ये बैंक के जैसा है, फिलहाल साइडवेज में चल रहा है। एफएमसीजी, अब यहाँ पे देखो, एफएमसीजी को एक ये रेजिस्टेंस था जिसको ये होल्ड कर रहा था, बट ये वीक में ड्यू टू बहुत सारे दूसरे एफएमसीजी कंपनीज़ के जो रिजल्ट है वो ख़राब आ रहे हैं, उस वजह से ये इंडेक्स भी ख़राब बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैं अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा। अब ये देखो आईटी इंडेक्स, अब मैं थोड़े टाइम के लिए ना मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप लोग ही मुझे बताओ कि आईटी इंडेक्स में आप लोगों को क्या लग रहा है? ये फ्रेश है, स्ट्रॉन्ग है, या ये स्ट्रॉन्ग टू वीक हो चुका है? तो आप यहाँ पे देखो, ये इंडेक्स का जो मेजर रेजिस्टेंस बना था वो 21 दिसंबर और 22 जनवरी में बना था, और वो बना था 39,450, जो रिसेंटली ये इंडेक्स ने जुलाई मंथ में ब्रेकआउट किया है 39,450 500 का। और फिलहाल अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ब्रेकआउट करने के 4 महीने बाद ये इंडेक्स अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अगेन आप वो चीज़ याद करना जो मेरा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, वो क्या बोलता है कि ब्रह्मा मतलब हमारा मेजर मार्केट, जो हमारा मेजर इंडेक्स है वो, विष्णु मतलब हमारा सेक्टर, और महेश मतलब हमारा स्टॉक। अगर अगर हमारा सेक्टर और स्टॉक स्ट्रॉन्ग है पर मार्केट के सेंटिमेंट अभी ख़राब है, तो सेक्टर क्या करेगा? कंसोलिडेट करेगा। जब तक मार्केट मतलब मेजर इंडेक्स के सेंटिमेंट ठीक नहीं होते ना, तब तक सेक्टर कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक सेक्टर मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दे। देखो, आउट परफॉर्म करना दो तरीके का होता है। अगर निफ्टी 10% ऊपर जाता है और कोई दूसरा सेक्टर 15% ऊपर जाता है, तो ये भी एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस हुआ, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर निफ्टी से 5% ऊपर ज़्यादा चला है। पर समझो ऐसा भी तो आउट परफॉर्मेंस कैलकुलेट होता है ना, कि निफ्टी 10% गिरा पर ये इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि ये इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, बिकॉज ये इंडेक्स कम गिरा है कंपैरेटिवली निफ्टी के। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे ये इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया है, बट जो हमारा मेजर इंडेक्स है वो फिलहाल अभी 2-3 महीने से ख़राब चल रहा है, तो ये अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। और मैंने अभी आप लोगों को फ्रेश, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टू वीक वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, उसके हिसाब से ये आईटी इंडेक्स ने अभी एक बहुत ही बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2022 के बाद अभी हुआ है, मतलब 2-3 साल का ब्रेकआउट है। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मेरे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी, अगर मुझे कहीं पे स्टॉक की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो वो कहाँ होगा, आप मुझे बताइए। इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि वो आईटी में मेरी प्रायोरिटी टॉप होगी। अभी आईटी इंडेक्स ने जो रीसेंट हाई मारा था वो था 43,646।
अगर ये ब्रेक करता है इसका मतलब क्या है कि जो टाइम के लिए पॉज हुआ था उसमें वापस से मोमेंटम आ गया है। तो अभी हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट, उसमें आप लोगों को समझ में आ गया कि एक इंडेक्स हमें मिला है जो सबसे अभी स्ट्रांग लग रहा है, जहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए, और यही मेरा तरीका है स्टॉक सिलेक्शन करने का। अभी हम मीडिया इंडेक्स देखेंगे तो देखो ये इंडेक्स तो वैसे भी ख़राब चल रहा है और अभी भी ख़राब है, पर ये डाउन साइड में साइडवेज कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेटल इंडेक्स भी स्ट्रॉन्ग था पर अभी साइडवेज में अटक गया है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि एग्जिट पोल के हाई का और इलेक्शन डे के लो के बीच में ये इंडेक्स अटक गया है। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 देखोगे तो कंपेयर टू निफ्टी 500 यहाँ पे इतना फॉल नहीं हुआ है, पर ये फिर भी मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, कोई फ्रेश इंडेक्स नहीं है। अगर आप निफ्टी एमएनसी देखोगे तो ये भी ठीक ठाक है। अगर आप फार्मा इंडेक्स देखोगे तो इसे मैं एज अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कंसीडर करूँगा, ना इसे मैं फ्रेश बोलूँगा क्योंकि इसने 14,500 14,800 के आसपास ही मेजर ब्रेकआउट किया है और अभी ये 22,000 के पास चल रहा है। तो ये मतलब ये फ्रेश तो नहीं है क्योंकि इसका फ्रेश ब्रेकआउट बहुत पहले हो चुका है, पर ये कंपेयर टू अदर सेक्टर ये अभी स्ट्रॉन्ग है, तो ये सेक्टर मेरे लिस्ट में सेकंड पे आएगा। अभी आप पीएससी देखो, पीएससी इंडेक्स को फिलहाल मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। उसका रीज़न भी सिंपल है, इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 4,700 पे हुआ था और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग टू वीक हो रहा है। पीएसयू बैंक अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका ब्रेकआउट रिसेंटली 5,380 पे हुआ था, उसके बाद इसमें करेक्शन हुआ। इसने अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना तो इलेक्शन का जो लो था वो ब्रेक करने के बाद वापस से ये वो लेवल के ऊपर आ गया है। तो फिलहाल 6,200 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है ये इंडेक्स अभी भी ठीक है। पर मेरे पास अगर कोई फ्रेश वाला ब्रेकआउट वाला सेक्टर है और कोई स्ट्रॉन्ग वाला है तो मेरी पहली प्रायोरिटी फ्रेश में रहेगी, फिर दूसरी प्रायोरिटी अगर मुझे करना है तो मैं स्ट्रॉन्ग में देखूंगा, बट ये सेक्टर को मैं थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करूंगा। निफ्टी रियलिटी मेरे लिए ये भी अवॉइड रहेगा। सर्विस सेक्टर भी ओके ओके है। सीपीएससी सेक्टर भी सिंपल अवॉइड रहेगा क्योंकि 2,800 पे ब्रेकआउट हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग टू वीक हो रहा है। निफ्टी की बात हमने कर ली। निफ्टी मिड कैप 150 ओके ओके। निफ्टी प्राइवेट बैंक ऑब्वियसली ये भी साइडवेज में है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये भी ओके ओके, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 ये भी ओके ओके। एक्चुअली अगर आप ऑयल एंड गैस इंडेक्स को देखोगे तो ये एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग था पर अभी वीक हो रहा है, तो ये तो मेरे लिस्ट में आएगा ही नहीं, राइट। तो ये जो पूरी हमने प्रैक्टिस की अभी, ये जो हमने अभी पूरा सारे सेक्टर्स को एनालिसिस किया, तो इससे आपको क्या पता चला कि भाई हमारा जो ब्रह्मा है, मतलब हमारा जो मेजर इंडेक्स है, वो फिलहाल अभी उसके सेंटिमेंट अच्छे नहीं हैं। बट हमने सेक्टर ढूंढने की कोशिश की तो ऐसे ख़राब सेंटिमेंट वाले टाइम में भी मुझे अभी आईटी सबसे फ्रेश ब्रेकआउट में मुझे आईटी मिला है, और अगर मैं सेकंड प्रेफरेंस किसको दूं तो वो है फार्मा सेक्टर। तो ये दो सेक्टर में मेरा ध्यान रहेगा अगर मैं आने वाले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूं तो। अभी आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई आपने ब्रह्मा विष्णु वाला तो एनालिसिस कर लिया, बट अभी आप महेश का एनालिसिस कैसे करोगे, मतलब अगर हम स्पेसिफिकली स्टॉक को ढूंढना है तो कैसे करेंगे। तो देखो अभी उसमें आप लोगों को मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप सीधा अभी निफ्टी आईटी हमारे इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स आया है, तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी आईटी का इंडेक्स खोलूंगा। एंड हाँ, अगेन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्टॉक के नाम लेके मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, ये जो अभी आपको मैंने मेथड सिखाई है उसको कैसे यूज़ करना है उसी के रिलेटेड कर रहा हूँ। कोई भी आप लोगों को बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा स्टॉक है, इन्फोसिस। अभी आपको सारे स्टॉक्स के चार्ट दिख रहे हैं और आपको ये एनालिसिस करना है कि कौन से स्टॉक का जो चार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन्फोसिस देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर आप टीसीएस देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर आने के बाद वापस से वो लेवल पे करेक्ट किया। फिर आप एचसीएल टेक्नोलॉजी देखोगे तो ये इसने इनफैक्ट ऑल टाइम हाई बहुत टाइम पहले ब्रेक किया था, फिर नीचे आया और वापस ऊपर जाके, मतलब ये एक तरीके से इंडेक्स में आउट परफॉर्म कर रहा है आप बोल सकते हो। उसके बाद टेक महिंद्रा, अगर आप टेक महिंद्रा देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट 1100 से अभी 1700 आ चुका है और इसका 1840 हाई है, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अभी आप विप्रो देखोगे तो आप विप्रो देख के ये सीधी सीधी चीज़ बता सकते हो कि ये स्टॉक भी
फिलहाल ऑल टाइम हाई के पास नहीं, पर ये 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम को देखोगे तो अगेन देखो, ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम से मार्केट में आउट परफॉर्मर रहा है। LTMI को देखोगे तो ये स्टॉक भी देखो, ये स्टॉक मैं बोल सकता हूँ कि सारे IT स्टॉक्स में सबसे ओके ये है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है, बट समहाउ ये 52 वीक हाई वाले एरिया में ट्रेड कर रहा है। फिर आप कोफोर्ज को देखो तो अगेन कोफोर्ज भी एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब IT इंडेक्स के अंदर भी आउट परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। फिर आप एम्फासिस देखोगे तो ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक हमने जितने भी स्टॉक देखे ना उसमें से सबसे ओके ये है। फिर हम देखेंगे LTTS, तो आप LTTS देखो। अब LTTS में आप लोगों को क्या एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ये स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस था 2022 में जनवरी में, फिर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया अप्रैल में 2024, सेकेंड अटेम्प्ट किया अगस्त और सितंबर में, पर उसने ब्रेक नहीं किया। बट आप अभी देखोगे ना, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करने की कोशिश करो कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है, बाद में नीचे भी आ रहा है, पर अपना जो प्रीवियस स्विंग लो है ना वो ब्रेक नहीं कर रहा है। पहले उसका स्विंग लो ये था, फिर ये ऊपर गया, फिर उसने स्विंग लो ये बनाया, फिर वापस अटेम्प्ट किया, फिर फिलहाल ये बनाया। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो खैर, मैंने आप लोगों को पूरा मेरा एक सिंपल मेथड है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझाया। तो इसी तरीके से मैं स्टॉक्स को ढूंढता हूँ, और अभी फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी रहेगी IT इंडेक्स पे। अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो भी मैं यही तरीके से वापस से एक हफ्ते के बाद एनालिसिस करूँगा कि क्या IT इंडेक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है या वो भी ब्रेकआउट फेल कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी हफ्ते में एक बार या दो बार आप लोगों को सारे सेक्टर का, मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लगा के कंटिन्यूसली आपको चेक करना चाहिए, जिससे आप लोगों को एक परफेक्ट व्यू मिलता है कि अभी मार्केट ख़राब तो है पर आप राइट सेक्टर के अंदर हो या नहीं हो। एंड इनफैक्ट जब मार्केट अच्छा भी होगा ना तब भी आप ये एनालिसिस करना, क्योंकि अगर निफ्टी 10% या 15% चलेगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे सेक्टर भी सेम चले, बट कोई ऐसे सेक्टर होंगे जो इनसे भी ज़्यादा चले। तो ऑब्वियसली आपको पैसा तो वहाँ ही डालना है ना जहाँ पे आपको ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस मिले। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं इसी कॉन्सेप्ट को ब्रह्मा विष्णु का कॉन्सेप्ट बोलता हूँ। अभी रिसेंटली 9-10 तारीख को प्रशांत शाह जी का जो कंपनी है डिफाइन एज, उनका एक इवेंट था डेकमा 2024 का, वहाँ पे मैं स्पीकर था। वहाँ पे मैंने अपना ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला जो मेथड है वही सिखाया, बट वहाँ पे मैंने भी उन लोगों को यही बोला था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉम्बिनेशन अगर कहीं मिलता है तो उधर प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है, और इसे जनरली टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, बट मैं थोड़ा इसको ये नाम दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ नॉलेजेबल चीज़ शेयर की है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। शायद थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो गया रहेगा, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था, मैं टाइम देख के वीडियो नहीं बना था। मैं ऐसे सोचता हूँ कि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे समझा सकूँ। और इन द लास्ट मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा कि मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ या कुछ भी दिखाता हूँ ना, तो मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि ये मेथड को अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को देके समझा सकूँ। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है, और मेरे किसी भी बात से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वैसे अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और बस यही कहना था आप लोगों को। मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।